हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए संविधान से संबंधित आपके सिलेबस के मुताबिक एक चैप्टर लोकतंत्र एवं चुनाव, उस पर मैं चुनिंदा चुने हुए क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें मंडी उपनिरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वयस्क मताधिकार का मान्यता दी गई है? इसमें से आपको बताना है। अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 327, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, अनुच्छेद 226, क्योंकि अनुच्छेद 325 जो है, अनुच्छेद 326 है। अनुच्छेद 325 जो कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर एक समान मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 327 जो है संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो यहाँ पर अलग अलग अनुच्छेद, आजकल अनुच्छेद ज्यादा पूछ रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद वयस्क मताधिकार 326 के तहत है। क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकसभा के चुनाव सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजयी प्रणाली के आधार पर होते हैं और राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। सही आंसर सी आ जाएगा। एक और दो दोनों सत्य। पहला तो बिल्कुल सत्य है कि सर्वाधिक मत प्राप्त जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेगा वो विजयी होगा, और दूसरा भी सत्य है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव लोकसभा टाइप नहीं होता। यह राष्ट्रपति के जिस प्रकार चुनाव होता है एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर और एकल संपूर्ण मत के द्वारा, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा का भी चुनाव होता है प्रतिनिधियों का। तो एक और दो दोनों यहां पर सही है। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत में निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह राज्यों में होने वाले नगर निगम और पंचायतों के चुनाव का संचालन करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद की विशेष प्रक्रिया आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। इसमें से आपको गलत कथन चुनना था, तो गलत कथन भी आएगा। यह राज्यों में होने वाले नगर निगम और पंचायतों के चुनाव का संचालन करता है, ये गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने है, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल से संबंधित किसी सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय भारत का राष्ट्रपति करता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें से आपको चुनना था। सही आंसर इसका ए आएगा, केवल एक, क्योंकि ये 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। और दल बदल संबंधित किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय जो करता है वो चेयरमैन करता है, चाहे लोकसभा का हो स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा का, जिससे संबंधित होगा वो, उससे संबंधित विशेष करके लोकसभा तो उसके अध्यक्ष करता है, यहाँ पर ना कि राष्ट्रपति करेगा। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला सभी। तो यहाँ पर ए वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारतीय संविधान के तहत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण का आधार क्या है? राज्य का क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता दर या राजस्व का योगदान? सही आंसर इसका भी आएगा, जनसंख्या इसका आधार है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र घोषित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा किया गया था। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को संसद द्वारा पारित कानून के माध्यम से लागू किया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है।
सही आंसर इसमें ए आएगा, पहला सही है कि भारत में मतदान की आयु 21 से वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अभी तक कोई इस प्रकार का कानून नहीं बना है कि कोई आचार संहिता जो है संसद द्वारा किसी प्रकार का कोई कानून नहीं हुआ। वो चुनाव आयोग वो नियम कानून बनाता है, चुनाव आयोग घोषित करता है, जो सब के सब जो राजनीतिक पार्टियां उसको मान्यता देते हैं। यहाँ पर कोई विशेष करके कोई कानून इसके लिए नहीं है। ये चुनाव आयोग का है जिसमें वो जो नियम लागू करता तो सब के सब मानते हैं, पूरे पार्टी वाले, और उसके अनुसार चलते हैं। यहाँ पर जब लेकिन पर्टिकुलर कोई कानून ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 2 गलत हो जाएगा और ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र कौन दाखिल कर सकता है? इसमें से आपको बताना है। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उस निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी निवासी जहां से चुनाव लड़ा जा रहा है, भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है, केवल वे व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के सदस्य है। सही आंसर इसका सी आएगा। भारत का कोई भी नागरिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी निवासी नहीं, भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है वो नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। भारत में नोटा, नोन ऑफ द एबोव, इनमें से कोई नहीं विकल्प का उपयोग पहली बार किस वर्ष विधानसभा चुनाव में किया गया था, ये आपको बताना है। 2009, 2013, 2014 या 2017, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, 2013 में किया गया था। क्वेश्चन है, भारत में चुनाव के दौरान एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव के दौरान ओपिनियन पोल का प्रकाशन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। एग्जिट पोल का प्रदर्शन मतदान के पहले चरण के शुरू होने के लिए से लेकर अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक प्रतिबंधित रहता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, केवल 2 सत्य है। देखो, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल क्या होता है थोड़ा समझ लो तो जल्दी समझ में आएगा। एग्जिट पोल क्या होता है, जब चुनाव में आप वोटिंग डाल के आए और डालने के बाद एक प्रत्याशी वोटिंग डाल के आया और मैंने आपसे पूछा कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है, और इसके बाद रुझान में प्रदर्शित करता हूं ये किसको यहाँ पे जीतने की संभावना है, इसको बोलते हैं एग्जिट पोल। इससे मतदान प्रभावित हो सकता है, इसलिए ये बिल्कुल सही है कि मतदान के आधे घंटे बाद ही आप प्रकाशित करोगे एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल तो ये होता है कि भाई चुनाव के समय नहीं, ये किसी भी व्यक्ति से किसी एरिया में जाके हम पूछते हैं कि भाई आपका क्या लगता है, आपका रुझान क्या है, इस प्रकार का ओपिनियन जब पूछा जाता है वो ओपिनियन पोल होता है। और ये पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल की बात कर दिया जाए कि एग्जिट पोल जो चुनाव वाले सब आ जाते हैं, एग्जिट पोल कराते हैं, वो जो बताते ये जीतेगा फलाना जीतेगा, ये सब प्रतिबंधित है, आधे घंटे बाद ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 2 वाला बी वाला यहाँ पर सही है। क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लोकसभा एवं राज्य विधानसभा को चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार का आधार प्रदान करता है। किसी भी वयस्क व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें से 10वां से आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही आंसर ए आएगा, केवल एक सही है कि यहाँ पर 326 की बात कर दिया जाए तो 326 जो होता है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित है, पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका। और यहाँ पर 326 में ये नहीं आएगा, ये जो दूसरा आता धर्म, मूल वंश, ये 325 का हिस्सा है। ये 325 आर्टिकल पहले मैं क्लियर किया हूँ, आर्टिकल 325 के अंतर्गत आता है। ये धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची शामिल होने से वंचित आपको नहीं किया जाएगा 325 में। और 326 में वयस्क मत, ये पहले वाला सही है। तो ए आंसर 10वें का जो होगा ए वाला होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के शक्ति के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह शक्ति केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है।
यह एक व्यापक शक्ति है जो उन क्षेत्रों में भी लागू होते हैं जहां संसद ने कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाया है। यह शक्ति केवल चुनाव के तारीखों की घोषणा तक सीमित है। चुनाव आयोग इस शक्ति का उपयोग केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कर सकता है। इसमें से आपको चुनना था। सही आंसर इसका भी आएगा। यह एक व्यापक शक्ति है जो उन क्षेत्रों पर लागू होता है जहां संसद ने कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाया है, ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष भाव से चुनाव करा सके, इलेक्शन करा सके। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने यहां पर आता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लाभों में शामिल है। चुनाव प्रचार के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण के समय आवंटन, नामांकन पत्र दाखिल करते समय केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता, चुनाव आयोग द्वारा एक विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आरक्षित किया जाना, स्टार प्रचारकों के यात्रा व्यय को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में न जोड़ा जाना। यहाँ पर आपको, अगर आपने राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त कर ली, क्या ये सुविधाएं आपको मिलेगी, इनमें से कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया तो सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी, अर्थात डी आंसर आपका आएगा। चुनाव प्रचार के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण का समय दिया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। चुनाव आयोग द्वारा एक विशिष्ट चुनाव चिन्ह आरक्षित किया जाता है और स्टार प्रचारकों की यात्रा व्यय को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाता। ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत निर्वाचन आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया? ये बोला गया 1959, 1989, 2000 या 2004। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा 1989। पहले एक ही चुनाव आयुक्त बस हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में एक चुनाव आयुक्त और दो चुनाव उपायुक्त में दो व्यक्ति और इसके साथ जोड़ दिया गया, ताकि चुनाव आयुक्त मनमानी ना कर सके। टी एन सेशन के समय यह हुआ था। टी एन सेशन काफी मनमानी कर रहे थे चुनाव आयुक्त, जिसके चलते ये काम किया गया था और दो ठो और इनके साथ जोड़ दिया गया। अब जो भी इन लोग डिसीजन लेंगे वो बहुमत में लेंगे। अगर दोनों खिलाफ हो जाए तो चुनाव आयुक्त का डिसीजन अमान्य हो जाएगा। तो 1989 में इसको बहुसदस्यीय बनाया गया था। एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य, एक चुनाव आयुक्त और दो उपायुक्त करके अभी वर्तमान में है। भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रूप में किसने काम किया, ये आपको बताना था। सुकुमार सेन, रमेश गुप्ता, सुशील अरोड़ा या राजीव कुमार। इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, सुकुमार सेन ने इसमें काम किया था। में से कौन भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी? इसमें से आपको बताना है। प्रतिभा देवी पाटिल, मीरा कुमार, रमा देवी या निर्मला सीतारमण। सही आंसर सी आएगा, रमा देवी। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है, यह आपको बताना है। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। सही आंसर यही आएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में चुनाव आयोग को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव कराने का अधिकार मिलता है? आर्टिकल 324, 280, 264 या 368। एक कॉमन क्वेश्चन बार बार उठ चुका है, आर्टिकल 324 के तहत। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? दोनों संसद के द्वारा, मंत्रियों के केंद्रीय परिषद द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ए और सी संयुक्त। सही आंसर दोनों संसदों में आपको पास कीजिए, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। मैंने डी वाला आंसर 19 का सही आंसर डी वाला आएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति? सही आंसर डी आएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्शन वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रोल बैलेट मशीन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, ये बिल्कुल बनना चाहिए। वर्तमान में 543 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? चुनाव करना, वोटों की गिनती करना, मतदाता सूची तैयार करना, पार्टी घोषणा पत्र को मंजूरी देना। तो सही आंसर यही आएगा, पार्टी घोषणा पत्र को मंजूरी देना इसका काम नहीं है। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत का चुनाव आयोग एक निजी निकाय, भारत का चुनाव आयोग एक क्या है ये आपको बताना है। निजी निकाय है, सरकारी विभाग है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है या राजनीतिक दल है? सही आंसर इसका सी आएगा, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन था, भारत में परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया गया है? ये आपको बताना है। 5 बार, 4 बार, 3 बार या 2 बार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसको 4 बार इसका किया गया है। सबसे पहले 1952 में किया गया था पहला, फिर दूसरा 1963 में किया गया था, तीसरा जो हुआ था 1973 में किया था और चौथा जो किया गया था 2002 में किया गया और पांचवा जो होगा ये जो 2026 की जो जनगणना हो जाएगी उसके बाद होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रमानुसार क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मतदाता फोटो पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफिकेशन, पेपर ऑडिट ट्रेल या नोटा, इसमें से आपको बताना है कि पहले क्रम में क्या आएगा और दूसरे क्रम में क्या आएगा। सही आंसर इसका 2 अर्थ आता है, अर्थात 2 1 4 3। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, फिर मतदाता पहचान पत्र आया, फिर नोटा का प्रचलन आया और फिर तीसरा आया वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीट सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, राजस्थान। सही आंसर ए आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीट है, गुजरात में जो है 26 लोकसभा की सीट है और असम की बात किया जाए तो 14 लोकसभा की सीट है और राजस्थान में 25 लोकसभा की सीट है, क्योंकि जो भी लोकसभा की सीट जनसंख्या के अनुपात पर होता है। पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा जनसंख्या है बाकी राज्यों की तुलना में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा चुनाव में ईवीएम का पहला उपयोग 2004 में हुआ था, जब ईवीएम को राष्ट्रव्यापी रूप में तैनात किया गया था। वोट कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी में बिल्कुल एक ही समय पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम को डिजाइन एवं निर्माण करने के लिए 2 सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगाया गया था। अब इसमें से आपको सही बताना, तो 1 और 3 ये सही है, 2 बिल्कुल गलत है। कि वोट कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी बिल्कुल एक ही समय में रिकॉर्ड किए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। 1 और 3 सही है, तो सी वाला आंसर 28 का जो आंसर आपका सी वाला आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था? केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर प्रायोगिक तौर पर केरल में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ 1982 में। 1982 में, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कुछ कारणवश
रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इसका सबसे पहले प्रयोग केरल में 1982 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 1957, 1934, 1980 या 1967? सही आंसर सी आएगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की थी, जो कि भारतीय जनसंघ का ही एक रूपांतरण था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।